मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी करते हैं भाई हम, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट ए न्यूक्लियन, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट ए न्यूक्लियन फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी का जो मेन आधार होता है, बेस होता है, वो होता है मास डिफेक्ट। क्या होता है? मास डिफेक्ट होता है बाइंडिंग एनर्जी का मेन बेस। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, ग्रेटर विल बी द बाइंडिंग एनर्जी, स्टेबल विल बी द न्यूक्लियस, यानी कि स्टेबिलिटी जो है उतनी ही ज़्यादा होती है। मतलब बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। न्यूक्लियस को उतना ही, उससे बाहर निकालना उतना ही मुश्किल होता है। तो अब मास डिफेक्ट क्या होता है कि लेट, हमने मान लिया लेट एक्स जेड ए बी द एटम, ठीक है, इन विच ये न्यूक्लिया, ये बी द न्यूक्लिया ही मान लो या एटम मान लो, कुछ भी मान लो, न्यूक्लियस जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हो जाएंगे जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे ए माइनस जेड, एम एन मान लिया हमने मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये है मास ऑफ ए न्यूट्रॉन, और एम पी है मास ऑफ प्रोटॉन, ये है मास ऑफ ए प्रोटॉन, एम एन ये ले लिया मास ऑफ न्यूक्लियस, और एम, कैपिटल एम ब्रैकेट में कर सकते हैं एम जेड ए, ये हो जाएगा इज इक्वल टू मास ऑफ एटम, ये इस एटम का मास है, ठीक है। देन डेल एम, तो डेल एम की वैल्यू निकालो भाई पहले तो। न्यूक्लियस के कंसेप्ट में डेल एम क्या होगा? मास ऑफ न्यूक्लियंस यानी कि जेड एम पी प्लस में ए माइनस जेड एम एन, ये है टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, माइनस में घटा देंगे मास ऑफ न्यूक्लियस, ये हो जाएगा डेल एम, ठीक है। देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी आएगी जेड एम पी प्लस में ए माइनस जेड एम एन माइनस में एम एन इंटू सी का, ये बाइंडिंग एनर्जी होगी। अब इस इक्वेशन को सिर्फ हमने मॉडिफाई करना और कुछ नहीं करना। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये जो इक्वेशन है हमारी, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू जेड एम पी, इसमें जेड एम ई जोड़ दो, जेड एम पी के पास ए माइनस जेड एम एन माइनस में एम एन, और इसमें जेड एम ई घटा दो, घटा कर देंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमने जेड एम ई जोड़ दिया है, यहाँ पे जेड एम ई घटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जेड कॉमन ले लेते हैं अगर हम, तो हमारे पास बन जाता है जेड इंटू एम पी प्लस में एम ई प्लस में ए माइनस जेड एम एन माइनस में एम एन प्लस में जेड एम ई इंटू सी स्क्वायर। अब ये जो होता है एम पी प्लस में एम ई, ये होता है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम होता है 1H1, वैसे तो 1H2 1H3 भी होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम। ये प्रोटियम है 1H1, तो इसमें एक प्रोटॉन है, ठीक है, और एक ही इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है इसमें, ठीक है ना। एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये मास ऑफ हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। तो यहाँ पर तो बन गया भाई हमारे पास जेड एम एच हो गया मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ए माइनस में जेड एम एन, और माइनस में हमारे पास हो जाएगा एम एन प्लस में जेड एम ई इंटू सी का, ये इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम मानते हैं कि इफ़
बी ई इंटू ई, ऐसे इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन जब न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी की बात आई तब तो हमने न्यूक्लियॉन्स के मास में से न्यूक्लियस घटाया, और जब बात आती है इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी की तो हमने न्यूक्लियस प्लस में मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस में मास ऑफ एटम, मतलब ये न्यूक्लियस हो गया, ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स मिलके एटम बना रहे हैं, तो इसका मतलब न्यूक्लियस का मास प्लस में एटम इलेक्ट्रॉन्स का मास जो होगा वो टोटल एटम के मास से ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी हमारे पास मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस में ZMe माइनस में मास ऑफ एटम mx इंटू ये mx ZE था, मतलब ये मास था तो माइनस c², ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी बहुत समाल होती है, मतलब एज कंपेयर टू प्रोटॉन न्यूक्लियस, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वेरी वेरी समाल, देयरफॉर हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी अपॉन c², ये हो जाएगा नियरली इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे ऐसे, इम्प्लाइज हमारे पास ये हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी अपॉन c² इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू Mn प्लस में ZMe, Mn प्लस में ZMe माइनस में M, मतलब ये c² इधर ले आके हमने डिवाइड कर दिया, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को c² से डिवाइड कर दिया। अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है समाल, उसको c² से भाग दे दिया, ठीक है, 9 × 10⁻16 से डिवाइड कर दिया तो वो वैल्यू और भी कम हो जाएगी। जैसे एक तो हम 5 को भाग देते हैं 2 से, 10 से, 100 से, 1000 से, जितना बड़े से भाग देंगे उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती चल जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी समाल होती है, अगर उसको c² से डिवाइड कर देंगे तो वो बहुत ही समाल हो जाएगी, यानी कि नियरली इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये नियरली इक्वल टू 0 होगी। तो हमारे पास हो जाएगा देयरफॉर Mn प्लस में ZMe माइनस में M इज इक्वल टू, तो इसका मतलब हमारे पास Mn प्लस में ZMe की वैल्यू आ जाएगी M के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 3, बस बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब जो है इक्वेशन 3 को 2 में यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है, ऑन यूजिंग इक्वेशन 3 × 2। इक्वेशन 3 को अब 2 में यूज़ करते हैं तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी की एक्सप्रेशन आती है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास ZMH प्लस में A माइनस में ZMN माइनस में ये जो था Mn प्लस ZMe, इसकी जगह हम लिख सकते हैं MXZA, मतलब M लिख देंगे, इसका मतलब ये एटम का मास है इनटू ये है बाइंडिंग एनर्जी की फाइनल एक्सप्रेशन। और अगर निकालें एवरेज बाइंडिंग एनर्जी यानी कि ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सभी न्यूक्लियंस की बाइंडिंग एनर्जी, ये तो थी सभी की। एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, तो वो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी एवरेज, वो आ जाएगी 1/A, ये बाइंडिंग एनर्जी। तो इसका मतलब ये 1/A इंटू ZMH प्लस A माइनस ZMN माइनस में, ये आ जाती है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? बाइंडिंग एनर्जी कर्व, जब हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखते हैं, अलग अलग एलिमेंट जो होते हैं, ये ए के रेस्पेक्ट में है और ये है बाइंडिंग एनर्जी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है।
तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व होता है इस टाइप का आता है ऐसे। ऐसे इसमें हम देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम होके फिर डिक्रीज हो रही है। ये जो मैक्सिमम कर्व है ये मिलेगा हमें A इज इक्वल टू 56, यानी कि 26 एपी 56। उसके बाद ये घटेगी, उससे पहले कम है। ये जो किंग्स हैं यहाँ पे होगा हमारे पास 1H1 या लिथियम 3 Li36 वगैरह ऐसे, और ये बोरोन 5 12 या 11 ऐसे। ठीक है, ये जो करस्पॉन्डिंग पीक है ये होगी हमारे पास He24 के लिए, C6 12 के लिए, O8 16 के लिए ऐसे। ठीक है, ये करो। नाइट्रोजन 7N14 के लिए भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो नीचे वाली जो ये बॉटम है, ये जो किंग्स दिखाई दिए हमने उतार चढ़ाव, इनका जो बेस है वो तो है ओड एटॉमिक नंबर के लिए, और ये है E1 एटॉमिक नंबर के लिए। ठीक है, तो ये कर्व कहता है कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी है कि बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस, इनिशियली इंक्रीजेस, बाइंडिंग एनर्जी इनिशियली increases with increase in A। ठीक है, and after A is equal to 56 binding energy decreases विथ ए के साथ है ना बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होती है। देयर आर सम किंग्स आर ऑब्जर्व्ड इन बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक है, ये है, ये तो है ऑब्जर्वेशन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन ये है, एडवांटेज क्या है कि एज मोर विल बी द बाइंडिंग एनर्जी, मोर विल बी द बाइंडिंग एनर्जी, स्टेबल विल बी द एटम, स्टेबल विल बी द न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियाई है ना वो स्टेबल होगा। ठीक है, हैंस द लाइटर एज वेल एज द हैवियर। ठीक है, 56 से ये शुरुआत के लाइटर न्यूक्लियाई है, और उससे आगे हैवी है। एटॉमिक मास अगर बढ़ रहा है तो हैवी है, ये शुरुआत वाले हल्के थे। तो लाइटर एज वेल एज द हैवियर न्यूक्लियाई हैव स्मॉल बाइंडिंग एनर्जी, हैंस दीज आर अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, ठीक है, द लाइटर एज वेल एज हैवियर, एज वेल एज लाइटर एज वेल एज हैवियर न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, हैव स्मॉल एनर्जी, स्मॉल बाइंडिंग एनर्जी। सो दीज न्यूक्लियाई आर, ये न्यूक्लियाई जो है वो क्या है? अनस्टेबल। कम बाइंडिंग एनर्जी वाले अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, दूसरा है कि द न्यूक्लियाइज एज लिथियम 37 या 36, बोरोन B510, ठीक है, N7 N14, करस्पॉन्डिंग टू
किंग्स, बॉटम ऑफ किंग्स, जो बॉटम है उसकी बॉटम ऑफ किंग्स आर लेस स्टेबल देन द न्यूक्लियाई corresponding to nuclei like helium He24, कार्बन C612, O816 corresponding to टॉप ऑफ किंग्स, मतलब जो ये उतार चढ़ाव देखे हमने, इनकी बॉटम जो है उनके करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियाई तो ये हैं और टॉप के करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियाई ये हैं, तो ये न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल हैं, ये कम स्टेबल है। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। तीसरी एक्सप्लेनेशन है कि टू अक्वायर स्टेबिलिटी अक्वायर करने के लिए लाइटर न्यूक्लियाई शोज द फ्यूजन एंड द हैवियर न्यूक्लियाई शोज फिशन। वो जो लाइटर हैं वो फ्यूजन शो करेंगे और हैवियर है वो फिशन शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि लाइटर छोटे छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, तो वो मिलके अब हैवी बन जाते हैं। तो हैवी बन जाएंगे तो उनका एटॉमिक मास बढ़ जाएगा, तो इसलिए वो स्टेबल हो जाए, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी। हैवियर जो होते हैं वो छोटे टूट जाएंगे, टुकड़ों में टूट जाएंगे तो हल्के हो जाएंगे तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तीसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि द लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं शोज न्यूक्लियर फ्यूजन वाइल the heavier nuclei shows nuclear fission for acquire stability या to acquire स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, मतलब उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। लाइटर जो होते हैं वो तो फ्यूजन शो करते हैं और जो हैवियर होते हैं वो फिशन शो करते हैं, ठीक है। और दोनों ही केसेस में एनर्जी लिबरेट होगी क्योंकि मास में डिफेक्ट आएगा, ठीक है।